बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। अ वेक्टर, जैसे कि हमें मालूम है, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये हमने 4 वेक्टर्स ड्रा किए हैं डिफरेंट, और तमाम की मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ डिफरेंट है। इसका मतलब है जब लेंथ ऑफ वेक्टर्स ऑफ लाइन डिफरेंट है तो उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। अब जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ लाइन के, और ये जो लेंथ ऑफ लाइन है ये किसी स्केल के ऊपर ड्रा की जाती है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें स्केल बनाना होता है, एक स्केल कंसीडर करना होता है कि अगर मेरे पास फर्ज कर लेते हैं 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है इन सर्टन डायरेक्शन, और सर्टन डायरेक्शन हम कह सकते हैं फर्ज के नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 40 मीटर का डिस्टेंस को मैं 40 मीटर में कागज़ पे तो ड्रा कर नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 10 मीटर जो है, फर्ज कर लेते हैं 10 मीटर का स्केल, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीन हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी पड़ेगी इन नॉर्थ डायरेक्शन, या जो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन उस वक्त उस डिस्प्लेसमेंट की होगी जो किसी आदमी ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है। तो किसी वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पिछले लेक्चर में भी मालूम है और उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक सिंबल से या लेटर से। वो लेटर बोल्ड फेस होगा अगर उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर किसी वेक्टर को हम किसी ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जो बोल्ड नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, या उसके अबव द लेटर या बिलो द लेटर। जो दूसरी किस्म की रिप्रेजेंटेशन है जिसको आज हम डिस्कस करने चले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है, इसे हम ग्राफिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और लेंथ ऑफ द वेक्टर या लेंथ ऑफ द लाइन represents the magnitude of the vector and the arrow indicates the direction of the vector. ये 4 वेक्टर्स डिफरेंट लेंथ ऑफ लाइन के हैं। इसका मतलब है चारों वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब लेंथ ऑफ लाइन कैसे सिलेक्ट करनी है, ये कितनी ड्रा करनी है, ये सिलेक्ट की जाती है एक स्केल के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसी आदमी ने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कागज़ के ऊपर, अपनी बुक के अंदर, अपने पेज के ऊपर। तो 40 मीटर का डिस्टेंस तो मैं ड्रा नहीं कर सकता कागज़ के ऊपर। इसके लिए मुझे एक स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो स्केल में मेंशन करूँगा कागज़ पे पहले कि 10 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देन अब वो 40 मीटर का डिस्टेंस मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 सेंटीमीटर की लाइन से, बट द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, वो जो 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय हुआ किसी खास डायरेक्शन में तय हुआ होगा, वो डायरेक्शन मुझे एरो हेड से रिप्रेजेंट करनी है। नहीं, वो लाइन मुझे उसी डायरेक्शन में ड्रा करनी है जो एक्चुअली कवर किया गया है डिस्प्लेसमेंट। तो जो लाइन बनानी है वो उसी डायरेक्शन में। अब वो कैसे बनेगी, तो इसका मतलब पहले मुझे कोई रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने के बाद मैं एक्स एक्सिस से उस वेक्टर का, उस लाइन का एंगल बनाऊंगा उतना जितना कि एक्चुअल बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है किसी रेफरेंस डायरेक्शन के साथ। तो इसको मुख्तसरन यूँ कहेंगे, जो लाइन ग्राफिकल मेथड है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, उसमें लेंथ ऑफ लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है,
और जो एरो है वो किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की, लेकिन किसी रेफरेंस के साथ। और जो लेंथ ऑफ लाइन है वो किसी स्केल। ब्लैक एंड ऑरेंज वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। ब्लैक एंड ग्रीन vectors have the same direction but different magnitude, and black and purple vectors have the same magnitude and direction, so they are equal vectors. It means that if two vectors have the same direction, they are parallel. If they have the same magnitude and same direction, they are equal vectors no matter where they are located in the space. When two vectors have the opposite direction, whether their magnitude are same or not, they are called anti-parallel vector or negative vectors. यानी एक वेक्टर बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ए की जो डायरेक्शन है बी की डायरेक्शन बिल्कुल उसके 180 अपोजिट डायरेक्शन में है बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स एंटी पैरेलल भी कहलाएंगे और बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। इट मीन जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो उसका आंसर माइनस से आएगा। और माइनस से का मतलब है जस्ट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 180 डिग्रीज अपोजिट हो जाएगी। तो जब भी किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू बी। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जो है उससे मुराद हमेशा अमाउंट होती है कि किसी वेक्टर की क्या अमाउंट है, वो हाउ मच दैट वेक्टर इज, उसकी क्या क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर 40 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँगा तो उसमें 40 मीटर जो है, यानी 40 और मीटर दो चीज़ें हैं जो मुझे उसकी अमाउंट का अंदाज़ा बता रही हैं कि इतना डिस्टेंस है। अगर उसमें मैं 40 यानी नंबर जो है 40 और मीटर में एक नंबर है, एक यूनिट है, अगर मैं नंबर को चेंज कर दूंगा 40 की बजाय 50 कर दूंगा तो भी अमाउंट बढ़ जाएगी, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर मैं 40 नंबर सेम रहने दूंगा और यूनिट मीटर की बजाय किलोमीटर कह दूं तो भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा उसके नंबर और यूनिट से होता है। तो आइंदा से याद रखें, नंबर और यूनिट मिल के किसी अमाउंट का अंदाज़ा बताते हैं, किसी अमाउंट की मिकदार को, किसी अमाउंट की टोटल वैल्यू बताते हैं, हाउ मच दैट अमाउंट इज। तो मैग्नीट्यूड को हमेशा जाहिर किया जाता है नंबर और यूनिट से। तो इसको यूँ डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी in the case of displacement vector, its length is described by the same letter used for the vector। यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो उस वेक्टर के सेम लेटर से ही करेंगे, लेकिन वो लेटर बोल्ड फेस नहीं होगा पहली बात, और उसके ऊपर एरोहेड नहीं होगा। और एक और तरीक़ाकार भी है कि आप दो पैरेलल लाइंस लगाएं। अगर वेक्टर आपने बोल्ड रखा है और एरो लगाया तो उसके साथ अगर दो पैरेलल लाइंस लगा देंगे जैसे यहाँ शो किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली, क्योंकि इसमें एक नंबर होता है और यूनिट होता है, और ये हमेशा नंबर जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस पैराग्राफ में आपको मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया और साथ ही मैंने ये भी समझा दिया कि मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है। मैग्नीट्यूड से मुराद उसकी अमाउंट, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो मिकदार है उसका अंदाज़ा उसके मैग्नीट्यूड से होता है कि हाउ मच दैट क्वांटिटी इज। अब अगर आपको कहा जाए कि किसी वेक्टर्स जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या डिस्टेंस वेक्टर है, उस वेक्टर की के मैग्नीट्यूड के कैलकुलेट करें और उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा उस वेक्टर लाइन की, उस ग्राफिकल लाइन की लेंथ होती है। अगर आपने लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो इसका मतलब लेंथ ज़्यादा होगी, तो लाज़िम बात है उसका वैल्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो लेंथ ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने का जो तरीक़ाकार है, नॉर्मल है, वो डिस्टेंस फार्मूला होता है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज़ है हमें मालूम है। अगर आपने किसी लाइन का के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना हो और पॉइंट आपको मालूम हो, जैसे कि ए पॉइंट x1 y1 है और बी पॉइंट x2 y2 है, तो ए से बी का डिस्टेंस लेना हो तो कैसे लेंगे? तो आप बड़ी आसानी से ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x1 ये जो अलॉन्ग x एक्सिस डिस्टेंस है इसे आप लिख सकते हैं x2 - x1, क्योंकि अगर इसे इस पॉइंट के
अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस x1 है और दूसरे पॉइंट का अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस x2 है, तो दरमियान का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा ओरिजिन से जो डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह ओरिजिन से डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस, इस केस में क्या होगा जी, इस पॉइंट का y1 है और इसका y2 है, तो हम कहेंगे जी y1 माइनस y2 ये अलॉन्ग y एक्सिस डिस्टेंस होगा। तो आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और चाहे आप x2 माइनस x1 के बजाय x1 माइनस x2 भी लिख देंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर से आंसर पॉजिटिव ही हो जाता है। और यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, y1 माइनस y2 लिख देंगे तो भी, लेकिन दोनों केसेस में ऑर्डर कोशिश किया करें सेम रखें। x2 माइनस x1 लिखा है तो y2 माइनस y1 लिखें, आंसर विल रिमेन बहरहाल सेम। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर आपको x कंपोनेंट y कंपोनेंट मालूम हो जाए तो आप उससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करके ले सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले को दोबारा समझ लेते हैं कि एग्जांपल के साथ। आपको मालूम है कि अगर दो पॉइंट्स हों और एक का डिस्प्लेसमेंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 व -1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 व 2, इट मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस बी पॉइंट का अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 है जैसे कि नजर आ रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 डिस्टेंस है। इसी तरह ए पॉइंट का अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 2 3 4 -4 डिस्टेंस है और अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस -1 है। तो हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं। अब अगर हम इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करना चाहें तो हमें मिल जाएगी उसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली, जो कि 5.83 है। Thank you for watching the video, and please continue watching the lectures on the physics from the Can College. Thank you.